आपने हमेशा ही स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स के बारे में सुना होगा कि कैसे ये लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए ड्रॉप आउट करके बिलियनर्स बन जाते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी नॉर्मल बात है, क्योंकि वहाँ अगर अपने ड्रीम्स को और बिजनेस को चेस करने में कोई फेल हो भी जाता है तो आप मैकडोनल्ड्स पर बर्गर फ्राई करके भी ठीक ठाक लाइफ जी सकते हो। पर जब बात आती है एशियन कंट्रीज़ की, तब कॉलेज और स्कूल ड्रॉप आउट करके अपने ड्रीम्स को परस्यू करना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप फेल हो गए तो बिना एजुकेशन के आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। पर इन सब मुश्किलों के होते हुए भी गौतम अदानी ने ना ही कॉलेज बल्कि स्कूल ड्रॉप आउट करके अपने ड्रीम्स और बिजनेस को परस्यू किया और बन गए एशिया के सबसे अमीर इंसान। तो चलिए देखते हैं कैसे एक स्कूल ड्रॉप आउट बन गए एशियाज रिचेस्ट मैन। बहुत समय पहले की बात है, गुजरात के शहर अहमदाबाद में 24 जून 1962 को गौतम अदानी का जन्म हुआ था। इनके पिता एक छोटे से कपड़ों के व्यापारी थे और इससे ठीक ठाक आमदनी आती थी। पर गौतम अदानी के 7 भाई बहन थे और इस वजह से इनकी फैमिली को फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत होती थी। पर इन दिक्कतों के बाद भी उन्हें स्कूल भेजा गया और वह अच्छे स्टूडेंट भी थे। पर फैमिली में पैसों की दिक्कत की वजह से उन्हें 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा और ये 16 साल की उम्र में ही काम की तलाश के लिए मुंबई चले गए थे। उस टाइम इनके पास कुछ ही रुपए थे और ये एग्जैक्टली तो पता नहीं कि ये मुंबई क्या करने गए थे, पर ये फेल हो गए थे और फिर अपने शहर अहमदाबाद लौट गए थे और एक लोकल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया था। पर इस बार उनका पढ़ाई से मन हट गया था और वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। पर अपने देश में जहाँ कॉलेज डिग्री को बहुत मान्यता दी जाती है और जो ट्रेडिशनल रास्ता स्कूल कॉलेज फिर जॉब नहीं अपनाता और कॉलेज छोड़कर अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है, उसे सोसाइटी में बहुत ताने दिए जाते हैं। वहीं गौतम अदानी ने कॉलेज में एडमिशन लेने के 2 साल बाद फिर कॉलेज छोड़ दिया और तब वो 18 साल के थे और वो फिर मुंबई चले गए। पर इस बार वो एक प्लान के साथ गए थे। मुंबई में उनका पहला काम एक डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी में था। उस कंपनी का नाम महिंद्रा ब्रदर्स था। इसे महिंद्रा मोटर्स के साथ मत मिक्स करना। ये जॉब भले ही इतनी सैलरी नहीं देती थी, पर इस जॉब से अदानी को डायमंड बिजनेस का बहुत नॉलेज मिला था और यही नॉलेज यूज करके उन्होंने कुछ ही समय बाद डायमंड फ्लिपिंग का बिजनेस खोल लिया। ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हुआ और उससे इन्होंने बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए। ये इतने पैसे तो नहीं थे कि रिटायर हो जाए, पर फिर भी उनको अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसी बीच इनके एक भाई ने छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री खोल ली थी और अदानी को ज्वाइन करने का ऑफर किया था। और रही बात अदानी की, तो इन्हें अपनी पूरी लाइफ डायमंड्स फ्लिप नहीं करने थे, तो इन्होंने अपने भाई को ज्वाइन कर लिया। पर वो ऑल इन नहीं गए थे, क्योंकि इस प्लास्टिक इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत छोटे होते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा। तो अदानी को इतना तो पता चल गया था कि इन्हें प्लास्टिक कंपनी नहीं बनानी, पर बहुत ही जल्दी इन्हें सेम इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का पता चल गया था। प्लास्टिक को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है पीवीसी, और इन्होंने देखा कि सारे पीवीसी सप्लायर्स इनसे बहुत आगे हैं। तो फिर क्या था, अदानी जी चले गए साउथ कोरिया वहाँ के पीवीसी प्रोड्यूसर से मिलने और डील करने। और इसी के साथ गौतम अदानी ने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड लॉन्च किया था। अदानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत उस टाइम 5 लाख रुपयों से हुई थी, जो आज के ज़माने में लगभग 28 लाख के आसपास है। शुरुआत में अदानी बाहर से पीवीसी एक्सपोर्ट करके लोकल प्लास्टिक फैक्ट्रीज में बेचते थे, पर इन्होंने ये बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एलपीजी अनाउंस किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिससे बाहर की एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। और इन पॉलिसीज के आते इंडियन इकोनॉमी में कैपिटल की बाढ़ सी आ गई, जिससे कंपनीज पहले से कई तेजी से बढ़ने लगे और ये अदानी के लिए एकदम परफेक्ट टाइम था। अदानी ने इन पॉलिसीज का यूज करके अपनी कंपनी को एक्सपैंड किया और मेटल ट्रेडिंग, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी अपनी जगह बना ली। और कुछ ही सालों बाद देश ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला था और 1995 में अदानी ने उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और तब से मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। और अगले ही साल 1996 में अदानी ने अपने सक्सेस को फॉलो करते हुए एक पावर प्लांट भी खोल लिया और देखते ही देखते 1998 तक अदानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन गया। इतनी सक्सेस होने के बाद भी गौतम अदानी ने अभी तक अपनी सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री में एंटर नहीं किया था, जो है कोल इंडस्ट्री। कोल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि इसे स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है और ये मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस है। पर अगर आपने इस इंडस्ट्री के करंट कोल लीडर को उसकी गद्दी से हटा दिया तो आप कई दशकों तक सेट हो। गौतम अदानी को इस बात का पता था और इसीलिए वो इस मार्केट में जब तक नहीं उतरे थे जब तक वो रेडी नहीं थे। फिर 1999 में उन्होंने कोल इंडस्ट्री में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने एक लीडिंग सिंगापुर कंपनी से पार्टनरशिप की जिसका नाम था विल्मर ग्रुप, और साथ ही उन्होंने लॉन्च किया जॉइंट वेंचर अदानी विल्मर, और यही उनकी शुरुआत थी बड़े लीग्स में खेलने की।
पर जब आप बड़ी लीग्स में खेलना चालू करते हैं तो उसी के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स भी साथ में आती है। बिलियनर्स की लाइफ भले ही आपको बहुत अच्छी लगती होगी, पर इनके लिए एक बड़ी परेशानी भी है, किडनैपिंग और हत्या। और इसीलिए लगभग सभी सीईओज और बिलियनर्स हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी सिक्योरिटी पर, और ये कई तरीके अपनाते हैं खुद को बचाने के लिए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जो वन ऑफ द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट बिलियनर्स हैं। आपको लगता होगा कि उन्हें फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद होगा, पर वो अक्सर छोटे रेस्टोरेंट्स या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके खाने में जहर होने के कम चांसेस हैं। ये भले ही आपको आयरॉनिक लग रहा होगा, पर ये प्राइस देना पड़ता है टॉप पर पहुँचने के लिए। अब ये तो क्लियर नहीं गौतम अदानी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं या नहीं, पर ये बहुत जल्द पता चल गया था कि उन्हें ध्यान देना चाहिए था। 1998 में गौतम अदानी और उनके दोस्त शांतिलाल पटेल जैसे ही कर्नावती क्लब से निकले, उन्हें कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर जबरदस्ती एक वैन में बिठाकर किसी अननोन लोकेशन पर ले गए थे। और किस्मत की बात है कि वो लोग इन्हें मारना नहीं चाहते थे और वो इनके पैसों के पीछे थे, और जैसे ही उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए दिए, इन्हें छोड़ दिया गया। ये इंसिडेंट होने के बाद जरूर गौतम अदानी और ज्यादा सावधान हो गए होंगे, पर 10 साल बाद वो फिर अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचे थे। और ये हादसा इस बार किसी सड़क पर नहीं, बल्कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल ताज होटल में हुआ था। द अटैक ऑफ 26/11। ये डेट को कौन भूल सकता है, जिसमें 10 टेररिस्ट ने ताज होटल में कई लोगों को मारा था और बाकियों को बंदी बना लिया था। और दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम अदानी भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने 15 फीट की दूरी से लोगों को मरते हुए देखा था। और ये होटल की स्टाफ की बहादुरी थी, जो बचे हुए लोगों को उन्होंने बेसमेंट में छुपा दिया था, जहाँ पर सब 2.5 दिन तक छुपे थे, जब तक एनएसजी कमांडोज ने सारे टेररिस्ट को मार नहीं गिराया था। गौतम अदानी ने कहा था कि ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, पर इस इंसिडेंट ने उनको लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव दिया था। अभी तक अपन ने गौतम अदानी की ब्राइट साइड को देखा, पर बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी एक डार्क साइड भी है। गौतम अदानी की एक बात है कि वो अपनी वेल्थ और पावर को बड़े ही कुख्यात तरीके से यूज करके और वेल्थ और पावर गेन करते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि आजकल मोदी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितने बड़े फिगर बन चुके हैं, पर गौतम अदानी मोदी जी को 2003 से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो मोदी जी से बड़े ही अच्छे टर्म्स में हैं। तो कई लोग कहते हैं कि अदानी ने इस कनेक्शन को यूज किया और नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके अपने बेनिफिट के लिए कई लेजिस्लेशन पास करवाए हैं। पॉलिटिक्स के अलावा अदानी पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का। भले उन्होंने कोल से सबसे ज्यादा पैसे कमाए, पर उनका बिजनेस नेचुरली एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। पर इस बात को लेकर लोग बात नहीं करते, वो बात करते उन जगहों की जहाँ पर अदानी ने एनवायरनमेंट की पॉलिसीज को डिफाई किया था। जैसे 2011 में अदानी की कंपनी ने एक शिप को, जो समुद्र के लिए अनवर्दी थी, उसे अप्रूव कर दिया था और वो शिप डूब गई थी, जिसमें 60,000 मेट्रिक टन का कोयला था जो समुद्र में डूब गया। अदानी ने इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया और सीधे 7 करोड़ का फाइन भर दिया। और ऐसे ही 2010 में उनकी कंपनी ने ज़ाम्बिया में पॉल्यूशन के कारण एक नदी को जहरीला बना दिया था। और 2016 में भी इनकी कंपनी ने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के हजीरा पोर्ट पर काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की लोकल फैमिलीज का फिशिंग करना बंद हो गया था। अदानी के सिर्फ नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ही नहीं, बल्कि उनके नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। जैसे कि इन पर इल्जाम है कि ये पुलिस के साथ मिलकर लोगों से जबरदस्ती उनकी जमीन ले लेते हैं और अपने वर्कर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। इनके माइंस के जो छोटे मजदूर हैं, ये उनको बहुत ही कम सैलरी देते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि गौतम अदानी बहुत बुरे हैं? भले ही अदानी अपने कोल बिजनेस को किसी भी वजह से बंद नहीं कर रहे, पर उन्होंने दूसरे सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जैसे इन्होंने फ्री स्कूल्स खोल रखे जो 1 लाख से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इनके नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को फाइट करने के लिए इन्होंने बहुत स्टेप्स लिए रखे हैं। और इन्होंने बोला है कि ये करीब $70 बिलियन ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, और इनका गोल है कि ये वर्ल्ड में लीडिंग ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर बने। ये बात तो है कि ये सब इनके पास्ट में डैमेज को निगेट तो नहीं करेगा, पर ये अच्छी बात है कि वो एनवायरनमेंट की और पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं। और अगर नेटवर्थ की बात करें तो गौतम अदानी अभी वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है और इनकी नेटवर्थ बढ़ती ही जा रही है। तो आपको क्या लगता है, गौतम अदानी लक के कारण इस पोजीशन पर है, या फिर अगर ये फिर से 0 से स्टार्ट करे तो बिना कॉलेज डिग्री के फिर से इस पोजीशन पर आ जाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को लाइक करना अगर आपको लगता है कि बिना कॉलेज डिग्री के भी लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।